गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आज हमारा टॉपिक है संधि। व्याकरण का टॉपिक है संधि। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? जोड़ना। तो क्या डेफिनेशन होगी हमारी संधि की? वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। यानी कि हम वर्णों को जोड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं, वो क्या होता है? संधि। जैसे हमारी वर्णमाला में वर्ण है ए, और उसके साथ हमने ए जोड़ा तो क्या बन गया? आ। ठीक है, ये संधि है। लेकिन हम इसको शब्दों में कैसे ढूंढेंगे? जैसे अभी मैं आपके सामने उदाहरण लिख रही हूँ, सत्य जमा अर्थ, तो ये क्या बनेगा? सत्यार्थ। ठीक है। अब भी आप बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ पर दो शब्द थे और उनसे एक शब्द बनाया, तो ये संधि कैसे हुआ? मैं डेफिनेशन बता रही हूँ आपको। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास दो अलग अलग शब्द हैं और फिर उनसे एक शब्द बनाया। ऐसा तो समास में भी होता था। नहीं बेटा, यहाँ हमने क्या किया है? देखिए, यह जमा ए, यानी हमने सिर्फ दो वर्णों का ही मेल किया है। बाकी का आगे का शब्द भी ऐसा ही है, पीछे वाला शब्द भी ऐसा ही है। हमने सिर्फ वर्णों का मेल किया है। ये जमा ए, तो क्या बना? या। और ये भी कौन सा है बेटा? ये व्यंजन और इसके साथ स्वर। आप सबको पता है व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ इसमें ये में ए हमारा सम्मिलित है। ये जमा ए क्या बन गया? ये। तो हमारा मेल क्या हुआ? ए से ए का मेल हुआ और यहाँ पर क्या बन गया? आ। ठीक है, समझ आया? संधि क्या होती है? वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनाना संधि कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए हम आगे इसको समझते जाएंगे और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। संधि की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि के हमारे तीन पार्ट होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? जैसा इसके नाम से हमें पता चल रहा है, स्वर का स्वर के साथ ही मेल होता है। आपको पता है ना हमारी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। तो ये स्वर आपस में मिलके एक नया स्वर बनाते हैं, वो हमारी क्या होती है? स्वर संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर के साथ या फिर व्यंजन के साथ, यहाँ दोनों के साथ इसका मेल होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ हमारा व्यंजन होगा, जो मैंने उदाहरण लिखा था आपका। पहले वाला शब्द में आखिरी जो वर्ड होगा, हमारा आखिरी वर्ण होगा, वो व्यंजन होगा और उससे आगे व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो व्यंजन का व्यंजन और स्वर के साथ मेल क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, आपको पता है विसर्ग हम ऐसे दो बिंदु लिखते हैं, एक के नीचे एक। तो विसर्ग क्या होता है बेटा? ये जो हमारा चिन्ह है ये विसर्ग कहलाता है। और विसर्ग का व्यंजन या स्वर के साथ मेल। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग का व्यंजन या स्वर के साथ मेल विसर्ग संधि कहलाता है। एक बार फिर से दोहराते हैं, संधि क्या होता है? वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। आपस में जब वर्ण मिलके नया वर्ण बनाते हैं उसे संधि कहा जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ ही मेल होता है। ठीक है, आगे वाले शब्द में भी स्वर होगा और बाद में भी स्वर होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन और स्वर के साथ ही मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का व्यंजन और स्वर के साथ मेल होता है। ठीक है, आया समझ? ये तीनों पार्ट क्या होते हैं। अब भी हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है? जैसा मैंने आपको पहले बताया है, क्या होती है स्वर संधि? बताइए। शाबाश। स्वर का स्वर के साथ मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है।
हमारी स्वर संधि को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। अभी हम पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है दीर्घ संधि? जब से वर्ण का आपस में मेल होता है। यहाँ मैंने एक वर्ण लिखा आपके लिए, शब्द लिखा से वर्ण। से का होता है अर्थ होता है साथ, वर्ण होता है वर्ण, ठीक है। यानी कि एक जैसे वर्णों का आपस में मेल होना, जैसे कि ए का ए के साथ मेल होना, ठीक है, ए का आ के साथ मेल होना। यानी कि देखिए आ में अभी आप ये कहोगे कि ए और आ तो अलग अलग हो गए, बेटा ए और ए मिलके आ बनता है, ठीक है। आ हमारा संयुक्त स्वर है, ठीक है। हमारे मूल स्वर, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारी हिंदी में मूल स्वर सिर्फ 4 है। जैसा आपने पढ़ा है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। उनमें मूल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री, ठीक है। इन्हीं से मिलके बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है, जैसे ए और ए से मिलके आ का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से ई और ई मिलके ई बनाते हैं, ऊ और ऊ मिलके ऊ बनाते हैं, और री और ऊ मिलके ओ बनता है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे री और ऊ मिलाते हैं तो हमारी औ की ध्वनि आती है। और इसी प्रकार से ए और ई मिलके हमारा ए बनाते हैं, और ए जमा ई मिलके आई बनाते हैं। ये हमारे क्या हैं, जो मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं संयुक्त स्वर। जैसे आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, उसी प्रकार से ये क्या है? संयुक्त स्वर। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे? से वर्ण यानी ए और आ दोनों सेम वर्ण हैं, और ये मिलके क्या करते हैं बेटा? अपनी आ बनाते हैं, ठीक है। ए और आ मिलके आ बनाते हैं। इसी प्रकार से ई और ई मिलके ई जमा ई मिलके भी ई, ऊ जमा ऊ मिलके ऊ जमा ऊ मिलके ऊ, और इसी प्रकार से ऊ जमा ऊ मिलके ऊ। यानी ये क्या करते हैं बेटा? बड़ा शब्द, बड़ा वर्ण बना रहे हैं, ठीक है। दीर्घ का अर्थ ही क्या होता है? बड़ा। यानी कि दो छोटी चीज़ें मिलके कोई बड़ा रूप देती हैं। या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों छोटा ही हो, यहाँ पर दोनों क्या हैं? बड़े हैं, यानी संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर मिलके एक नया संयुक्त स्वर ही बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने से बड़े का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ क्या होता है बेटा? दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। यानी कि देखिए ए और ए मिलके आ बनाया, बड़ा बना, दीर्घ बना, ठीक है। इसी वजह से ये दीर्घ संधि है। इसके उदाहरण देखिए, धर्म जमा अधर्म। क्या है? धर्म जमा अधर्म। तो इसका क्या बनेगा? यहाँ देखिए रे जमा ए, ठीक है। सॉरी, मैं धर्म, हम बाद में मैं को बोल रहे हैं ना, मैं जमा ए। यहाँ मैं हमारा हलंत होगा। समझ आया कैसे? जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे जो व्यंजन होते हैं उनमें ए साथ में होता है। जो हमारी व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और इसमें ए साथ में है, इसलिए ये क्या हो गया? ए जमा ए क्या बन गया बेटा? आ। जैसा आपने यहाँ देखा था, ए जमा ए क्या बन गया? तो हमारी ये संधि क्या बनेगी? धर्मा धर्म। ये नया शब्द हमारे पास क्या आया है? धर्मा धर्म। इसी प्रकार से और आपको मिलेंगे उदाहरण। आगे देखिए, सत्य जमा अर्थ। क्या बनेगा? सत्यार्थ। यहाँ पर भी हमारे ये में क्या है? ए है
और हमारे आगे भी स्वर है, दोनों स्वर मिलके क्या बनाएंगे आ। और यहाँ पे फिर हमारा क्या बन गया, ये के साथ आ लगा तो ये जमा आ बराबर है या, और ये क्या बन गया या, सत्यार्थ। ठीक है, अभी थोड़े से ई के उदाहरण देखते हैं। कवि जमा इंद्र। ठीक है, कवि जमा इंद्र, यानी कि यहाँ व के साथ जब ये वी है तो ये क्या है, व जमा ई है ना। छोटी की मात्रा है तो हमने छोटी ई ही लिखा है प्लस में ई, ये नेक्स्ट ई। तो यहाँ पे ई और ई मिलके क्या बनाएंगे बेटा, ई। तो ये क्या हो गया, व के ई की बड़ी मात्रा होगी। तो किस प्रकार लिखोगे आप इसको, कविंदर। ठीक है, क्या लिखा जाएगा ये, कविंदर। समझ आया। इसी प्रकार से आप ऊ के उदाहरण देखिए, क्योंकि देखिए ए जमा ए आ बना रहे हैं, ए जमा आ भी आ बना रहे हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दोनों शब्दों में देखेंगे कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा छोटी है या बड़ी है। ठीक है, वो हम अलग अलग करेंगे और ताकि हम अपने नए शब्द को आसानी से बना सकें। अभी ऊ को देखिए, वधु जमा ऊर्मी। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों बड़े ऊ लिए हैं आपके उदाहरण के लिए। यहाँ क्या है, ध जमा ऊ और फिर से ऊ। ठीक है, यहाँ देखिए ध को हम हलंत करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से स्वर को अलग कर लिया है। जब हम व्यंजन से स्वर को अलग कर देते हैं तो आपको ध्यान रखना है उस व्यंजन को आपने हलंत लगाना है, यानी कि वो आधा वर्ण रह जाता है। यहाँ पर पूरा वर्ण कब होता है व्यंजन, जब उसके साथ स्वर मिल जाता है। यहाँ इसमें स्वर नहीं है, ये आधा व्यंजन रह गया, सॉरी आधा वर्ण रह गया और आप इसको व्यंजन बोलोगे। ठीक है, ऊ जमा ऊ, यहाँ देखिए क्या बन रहा है, बड़ा ऊ। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके पास दोनों छोटे ही हों या एक छोटा एक बड़ा हो, दोनों बड़े भी हो सकते हैं। और दोनों बड़े भी क्या बनाएंगे बेटा, बड़ा ऊ बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, वधूर्मी। ठीक है, ये आपका नया शब्द क्या बनाएगा, वधूर्मी, यानी कि ध के बड़े ऊ की मात्रा। समझ आया। ये हमारी क्या थी बेटा, दीर्घ संधि। आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम संधि के और पार्ट करेंगे, जो इसके स्वर संधि के और भी भेद हैं, 4 भेद और रहेंगे इसके। उसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी करेंगे। धन्यवाद।